हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। और आज जो है सरफाइसी की जो है लास्ट क्लास है, फोर्थ लेक्चर। इससे पहले 3 बन चुके हैं। अगर आप ये फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले आपको 3 देखना है, उसके बाद ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। प्लस तो अभी हम जो है क्या नाम है, सेक्शन 13 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम उसके आगे कर रहे हैं जितने भी रिमेनिंग सेक्शन है, और ये चैप्टर खत्म। प्लस अगर किसी को पीएमएलए और जो है फेमा में डाउट है तो मैंने टॉपिक वाइज वीडियो बना रखी है, तो आप वो भी जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है और चैनल अच्छा लग रहा है देन प्लीज डू सब्सक्राइब। ओके। नाउ सेक्शन 15 में क्या है, मैनर एंड इफेक्ट ऑफ टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट। सेक्शन 13 में हमने पढ़ा था सिक्योरिटी इंटरेस्ट वाला, जो इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट होता है उसके अंदर जो है बैंक को अगर डिफॉल्ट कर देता है बोरोवर और पैसा नहीं दे पाता, तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो किस तरीके से जो है बैंक जो है उसको सेल करता है, अपना पैसे रिकवर करता है। और अगर तब भी वो एसेट सेल करके भी पूरे पैसे नहीं मिलते तो वो आगे डीआरटी में जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने सेक्शन 13 में पढ़ चुके हैं। नाउ अब सेक्शन जो है वो 15 है। इसमें क्या है, मैनर एंड इफेक्ट ऑफ टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है वो टेक ओवर करना, तो वहां पे भी यही था कि अगर सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है, ठीक है, और क्या नाम है, तो वो मैनेजमेंट भी टेक ओवर कर सकता है, जो है जो बैंक है बोरोवर का। नाउ व्हेन मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस ऑफ अ बोरोवर इज टेकन बाय द एआरसी, ठीक है, हम एआरसी भी पढ़ चुके हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और सिक्योर्ड क्रेडिटर मींस बैंक। ठीक है, अगर बैंक और एआरसी में से कोई भी जो है मैनेजमेंट टेक ओवर कर सकते हैं। अगर टेक ओवर करा देन दे हैव अ पब्लिश नोटिस इन, नोटिस जो है वो पब्लिश करना पड़ेगा इन एन इंग्लिश, एंड जो है वो जो लोकल न्यूज़पेपर होता है, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, उसके अंदर। ठीक है। अब क्या है कि अगर बैंक ने करा तो बैंक को ऑब्वियसली जो बैंक के एम्प्लॉइजों ने कंपनी की वर्किंग तो आती नहीं होगी, तो वो अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर अगर कंपनी होगी तो, और अदर केस में एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेंगे। तो अगर कंपनी होगी तो डायरेक्टर, और अदर केस इज एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। कॉन्सिक्वेंस ऑफ पब्लिश ऑफ नोटिस। अगर नोटिस जो है पब्लिश करा तो बोरोवर जो है अगर कंपनी है तो डायरेक्टर शेल विकेट। अगर नोटिस पब्लिश कर चुके हैं तो जितने भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हैं, अगर वो कंपनी है तो वो सारे डायरेक्टर्स को अपने ऑफिस विकेट करने पड़ेंगे तभी के तभी। और अगर अदर केस है तो पर्सन हैविंग अ पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंट कंट्रोल और डायरेक्शन। तो ये जितने भी है, मतलब सुप्रिटेंडेंट जो कंट्रोल और डायरेक्शन में जो भी है उन सबको भी विकेट करना पड़ेगा, मतलब छोड़ने पड़ेंगे। पावर हैव टू सुप्रिटेंडेंट कंट्रोल, और इन सबको जो है नाउ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डायरेक्टर। ठीक है, जो डायरेक्टर और कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। नाउ डायरेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटर इन अदर केस अंडर सेक्शन 15 टेक कस्टडी ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ बोरोवर। तो ये जो है, जो न्यू डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट हुए हैं, जो नया डायरेक्टर जो अपॉइंट हुए हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटर अंडर सेक्शन 15, वो कस्टडी लेंगे ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द बोरोवर, बोरोवर की सारी प्रॉपर्टी की, एंड इंटाइटल टू एक्साइज द ऑल द पावर्स ऑफ बिजनेस, और बिजनेस की सारी पावर को क्या करेंगे, वो एक्साइज करेंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्टेन राइट, कुछ राइट्स पे ना रिस्ट्रिक्शंस भी है सर्टेन राइट्स पे। शेयर होल्डर नो राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर स्लैश पर्सन, शेयर होल्डर का कोई राइट नहीं है। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट, जब टेक ओवर हो गया है तो जो शेयर होल्डर्स थे, अब हमने डायरेक्टर्स हटा दिए हैं, जो भी सुपरिटेंडेंट या जो भी पर्सन थे अदर केसेस के अंदर, वो भी हमने हटा दिए हैं। अब जो शेयर होल्डर्स हैं, जो उसके एक्चुअली जो एग्जिस्टिंग मालिक हैं, उनका कोई राइट नहीं है टू अपॉइंट डायरेक्टर और पर्सन। वो अब किसी भी डायरेक्टर या किसी भी पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो करेंगे तो वो अपने फेवर के लिए करेंगे, शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए करेंगे। और इस टाइम पे जब वो एसेट या पूरी कंपनी जब टेक ओवर हो गई है, तो एआरसी और बैंक क्या सोचेंगे कि उनका उनका जो है जितना भी लोन है वो सारा वापस आ जाए। तो अभी तो बैंक और एआरसी को अपने इंटरेस्ट में सोच रहे हैं, तो वो जो राइट होगा ना शेयर होल्डर का टू अपॉइंट जो है डायरेक्टर और पर्सन, वो जो है वो उनसे ले लिया जाएगा। Resolution passed in meeting has no effect unless प्रोवाइडेड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर। और रेजोल्यूशन जो पास हुआ है जो मीटिंग में, उसका कोई जो है इफेक्ट नहीं होगा, राइट। जब कर ही नहीं सकते, राइट नहीं है, तो रेजोल्यूशन जो पास हुआ है फॉर अपॉइंटमेंट वो भी जो है वैलिड नहीं होगा।
Proceeds of winding up shall not lie in any court except with the consent of secured creditor. Secured creditor means बैंक. अगर बैंक कंसेंट दे देता है कि हाँ आप वाइंड अप करा लो अपनी कंपनी को, कोई बात नहीं, और हमारा पैसा हमें मिल जाएगा, वो अपनी पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, तो ठीक है, वो करा सकते हैं शेयर होल्डर्स की हाँ जी वाइंड अप हो जाए, कोर्ट के अंदर डाल देते हैं कि कोर्ट जो है लिक्विडेटर अपॉइंट करे और वाइंड अप करा दे। लेकिन जो है अपनी मर्जी से शेयर होल्डर वाइंड अप भी नहीं करा सकते, राइट। नाउ रेस्टोरेशन ऑफ मैनेजमेंट, रेस्टोरेशन मीन्स रिस्टोर करके देना, ठीक है। ऑन रियलाइजेशन ऑफ देयर डेट, सिक्योर जब क्रेडिटर को अपना डेट मिल जाएगा, द सिक्योर क्रेडिटर रिस्टोर द मैनेजमेंट ऑफ द बोरोवर, वो जो है वो जो मैनेजमेंट है उसको ठीक करके, ठीक है, वो रिस्टोर करके वो बोरोवर को रिस्टोर करके वो दे देगा। प्रोवाइडेड दैट कन्वर्टेड, वो उसको हैंड ओवर कर देगा। रिस्टोरेशन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स कि अपना डेट जो है निकाला उन्होंने और हैंड ओवर कर दिया बोरोवर को कि अब हमारा हो गया, अब आप देख लो अपना बिजनेस, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट कन्वर्टेड पार्ट ऑफ डेट इनटू शेयर्स, मतलब कि बैंक ही उसका मालिक बन गया हो, अपने डेट को शेयर में कन्वर्ट करा लिया हो। thereby acquire controlling interest, अगर शेयर में कन्वर्ट कराया तो ऑब्वियसली कंट्रोलिंग जो हम एफआर में पढ़ रहे हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो हम पूरी जो है कंपटीशन बनाते हैं कंसोलिडेशन के अंदर, ठीक है। नॉट लायबल टू रिस्टोर द बिजनेस ऑफ बोरोवर, ठीक है, और वो लायबल ही नहीं है रिस्टोर करने के लिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम सब कुछ सेल कर देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, हमें हमारा पैसा चाहिए, तो उनको कोई लायबल ही नहीं है रिस्टोरेशन का, ठीक है। मतलब उन्होंने इतना सब्सटैंशियली फाइनेंस कर रखा है कि वो पूरी कंपनी बिक जाएगी और उनका पैसा निकल जाएगा, तो वो लायबल नहीं है, वो लायबल नहीं है, उनका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है और उन्होंने डेट को शेयर में कन्वर्ट करा लिया। तीन चीजें हो गई हैं। नाउ नो कंपनसेशन टू डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, ठीक है। अब लॉस ऑफ ऑफिस का क्या मतलब है, अब आप डायरेक्टर को एकदम ऐसे निकाल दोगे कि आप अब आपको अपना ना ऑफिस विकेट करना है, ऑल्दो डायरेक्टर की कोई फॉल्ट नहीं है, डायरेक्टर कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है, कुछ चीज नहीं हुई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इन एनी अदर लॉ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और किसी अदर लॉ के इररिस्पेक्टिव, नो एमडी डायरेक्टर एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, नहीं मिलेगा कोई भी लॉस ऑफ ऑफिस। Such person has a right to recover otherwise than by way of such compensation. अगर उसकी जैसे हम वाइंड अप होता था, जब हम लिक्विडेशन हमने आईपीसीसी में पढ़ा था, उसमें ये था कि एमडी को भी आप सैलरी दे सकते हो 4 मंथ्स की, राइट, 4 मंथ्स तक आप उसके भी ड्यू दे सकते हो जो भी उसका सैलरी है, ठीक है। तो अब उसमें ये लिखा हुआ है कि उसको कंपनसेशन नहीं मिल सकता, लेकिन अगर कोई और उसका राइट है टू रिकवर लाइक सैलरी, या अगर उसने ईएसआई या पीएफ में कुछ करा रखा है, ठीक है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशंस होते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो वो मिल जाएंगे, ठीक है, जो बाकी के बल्क है, बट कंपनसेशन नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 17, एप्लीकेशन अगेंस्ट द मेजर टू रिकवर द सिक्योर डेट। नाउ अब बैंक ने एक्वायर कर लिया, बैंक ने पहले क्या करा था, सबसे पहले बैंक ने कम्युनिकेशन करी थी, नोटिस दिया था, और उसके बाद जो सेकंड स्टेप था वो बैंक ने उनके एसेट एक्वायर कर लिए थे बोरोवर के। अब फर्स्ट स्टेज के अंदर जो बोरोवर है वो कोर्ट पे नहीं जा सकता, ठीक है, ये हमने सेक्शन 13 में पढ़ा था कि जस्ट मेरली कम्युनिकेशन ही हुई है, ठीक है, तो उस बेसिस पे वो डीआरटी के पास नहीं जा सकता था बोरोवर, लेकिन बोरोवर अब जा सकता है जब जो है मैनेजमेंट जो है अपने डेट मतलब रिकवर करने के लिए, ठीक है, कि मेरा बिजनेस जो है ना मुझे वापस करवाओ, मैं पेमेंट धीरे धीरे कर दूंगा, तो वो ऐसे करके डीआरटी के पास जा सकता है कि सेटलमेंट करवा दो प्लीज। तो पर्सन जो एग्राइव्ड है, जिसका बिजनेस लिया गया विद इन 45 डेज फ्रॉम सच मेजर, मेजर मीन्स कि जब मैनेजमेंट वगैरह टेक ओवर हो गई है, वो डीआरटी के पास जो है जा सकता है, केस फाइल कर सकता है। एग्राइव्ड अंडर सेक्शन 13(4), मतलब पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट, उसका एसेट पोजेस कर लिया हो तो उसका मैनेजमेंट या अपॉइंट जो है कोई मैनेजर या कोई डायरेक्टर कर दिया हो, और उसके सारे डायरेक्टर्स और जो एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी पर्सन थे उनको हटा दिया था और अपॉइंट कर दिए थे अपने डायरेक्टर और मैनेजर, टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट हो गया था और सिक्योर्ड एसेट को जो है वो पोजेस कर रहे थे, जो हमने बिडिंग में पढ़ा था, फर्स्ट बिडिंग सेकंड बिडिंग, ठीक है। Borrower in communication stage shall not make an application to DRT. कम्युनिकेशन स्टेज में डेफिनेटली वो डीआरटी के पास नहीं जा सकता, बट जब उसके एसेट जो है वो एक्वायर हो जाता है या मैनेजमेंट जो है कंट्रोल मैनेज करना शुरू कर देता है बैंक,
तो जो है तब वो डीआरटी के पास जा सकता है। जुरिडिक्शन ऑफ डीआरटी, डीआरटी का जुरिडिक्शन कहाँ होगा? डीआरटी का जुरिडिक्शन होगा लोकल लिमिट्स के अंदर, ठीक है। लोकल लिमिट्स मीन्स कि विद इन द लोकल लिमिट, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ हो, जहाँ पे ये सब चीज हुई हो जिस एरिया में, या जहाँ पे एसेट लोकेट हो सकता है कि मैं हरियाणा की कंपनी हूँ और मैंने चंडीगढ़ का जो है कोई एसेट है मेरे पास जिसको मैंने मॉर्गेज कर रखा है, या एसेट लोकेटेड हो, या फिर ब्रांच ऑफ कंसर्न बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, राइट। DRT consider whether measures by secure creditor are as per it। तो जो मेजर्स लिए हैं जो सिक्योर क्रेडिटर के, मतलब डीआरटी इंश्योर करेगा कि सिक्योर क्रेडिटर ने एज पर एक्ट ही काम करा है ना। ये तो नहीं है कि एक्ट से बाहर निकल गया, उसे बिना बात के ज्यादा परेशान कर रहा है, जितना नहीं करना चाहिए, जितना एक्ट में लिखा है उस हिसाब से, ठीक है। whether measures are not as per act, जहां measures जो है वो not as per act है, DRT after examining facts, circumstances and evidence, DRT examine करेगा facts, circumstances और evidence produced by party come to the conclusion that measures under section are not as per act, ठीक है। तो डीआरटी जो है एग्जामिन करेगा फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस या एविडेंस, ठीक है, कि कंक्लूजन और कंक्लूजन फॉर्म करेंगे कि जो मेजर्स हैं वो एज पर एक्ट नहीं है, और रिक्वायर और क्या चाहिए, रेस्टोरेशन ऑफ मैनेजमेंट और सिक्योर्ड एसेट। अब जो जैसा करा है ना, अब उसको बिल्कुल वैसे रिस्टोर करके प्रिजर्व करके आप छोड़ दो, ठीक है ना। इन इट मे बाय ऑर्डर, वो ऑर्डर दे सकते हैं, डिक्लेयर करेगा, ठीक है। रिकोर्स ऑफ मेजर इनवैलिड, ठीक है। तो जो है मेजर्स जो है वो इनवैलिड थे एज अंडर सेक्शन 13(4), और रिस्टोर करना है, जैसे मैंने बोला उसने कंक्लूजन निकाला कि मेजर्स इनवैलिड है, और क्या करना है, पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, पास सच अदर डायरेक्शन एज मे कंसिडर एप्रोप्रिएट, और डायरेक्शन गाइडलाइन दे देगा कि नहीं ये चीज गलत है, बैंक जानबूझ के ना बोरोवर को परेशान कर रहा है, तो वो डायरेक्शंस देगा कि काम ऐसे ऐसे करो। नाउ पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू पास ऑर्डर इन केस ऑफ टेनेंसी एंड लीज होल्ड राइट, सपोज कोई भी एसेट जो मॉर्गेज करा था वो या तो जैसे कोई घर ही है तो वो किसी टेनेंट को दे रखा है, किराएदार को दे रखा है, या लीज पे दे रखा है कोई भी बिल्डिंग। नाउ where any person is an in an application claim any tenancy or leasehold right upon secured asset, होता क्या है कि अब एक बोरोवर ने लोन लिया, उसने एक बिल्डिंग जो है वो रेंट पे दे रखी है, और बैंक क्या करता है, ठीक है, अब बोरोवर उस बिल्डिंग में नहीं रहता है, ठीक है, बोरोवर ने जस्ट वो रेंट पे दे रखी है, और बैंक का जो है वो डिफॉल्ट कर, बैंक जो है वहां के सारे टेनेंट्स को परेशान करता है, भाई सब बिल्डिंग खाली करो क्योंकि जो है मुझे ये अब बैंक की प्रॉपर्टी है। तो वो सारे टेनेंट तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, या जो लीज पे दे रखा है किसी चीज को तो वो तो परेशान हो जाएगा, उसका बिजनेस लॉस हो जाएगा। तो उन केसेस में क्या होता है, ठीक है, तो वेयर एनी पर्सन in an application claim any tenancy or leasehold right of upon secured asset, DRT after examining the evidence produced with respect to lease or tenancy, तो DRT जो है ना एविडेंस चेक करेगा कि एक्चुअली लीज पे थी और टेनेंसी पे थी या नहीं थी, ठीक है। और हैज एक्सपायर टू डिटरमाइन, मतलब जो लीज और जो टेनेंसी जो कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हो रखा था वो एक्सपायर हुआ है या वो स्टूड डिटरमाइंड है, वो अब भी वही है, वो कुछ टाइम बाद एक्सपायर होगा। Contrary to section 65A of the Transfer of Property Act, इसके अगेंस्ट तो नहीं है, जो 65A में जो प्रॉपर्टी एक्ट है इसके अगेंस्ट तो नहीं है, राइट। कॉन्ट्ररी टू द टर्म्स ऑफ मॉर्गेज, जो मॉर्गेज की जो टर्म्स जो बता रखे थे, जो लीज जो हुआ, मॉर्गेज मतलब जो बैंक के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो उसके अगेंस्ट तो लीज और टेनेंसी पे नहीं दे रखा है, वो ये सब चीजें भी चेक करेगा। क्रिएट आफ्टर द इशुएंस ऑफ नोटिस ऑफ डिफॉल्ट एंड डिमांड बाय द बैंक अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। क्रिएटेड मतलब हो सकता है जब बोरोवर को नोटिस, जब वो कम्युनिकेशन स्टेज पे था, बोरोवर को बैंक बार बार नोटिस दे रहा था कि आपका पेमेंट नहीं आया, आपका पेमेंट नहीं आया है, तो बोरोवर क्या करे, तो बोरोवर ने क्या सोचा कि नहीं अब तो ये ना मेरा एसेट ले लेगा, तो बोरोवर ने फटाफट जो है ना उसको लीज या टेनेंसी पे चढ़ा दिया। तो वो भी कोर्ट चेक करेगा कि ये आफ्टर नोटिस के बाद तो नहीं हुआ है कि उसने उसको लीज या टेनेंसी पे चढ़ा दिया हो, ताकि जो है कि अपना एसेट बच जाए। DRT satisfy the tenancy or leasehold right claimed is in secured asset is as per it,
और उसको लगता है कि नहीं नहीं ये तो ट्रू एंड फेयर है, कोई गलत नहीं है, एज पर एक्ट है। नथिंग इन कॉन्ट्ररी ऑफ दिस एक्ट डीआरटी में पास सच ऑर्डर एज इट डीम फिट। इस एक्ट के कॉन्ट्ररी ऑपोजिट में, मतलब इस एक्ट से अलग जाके बात नहीं करेगा, बट जो भी वो ठीक समझता है, जो नॉर्मल प्रेजेंस होती है एज पर द केस होता है, वो जो है डीआरटी वैसा ऑर्डर पास कर देगा। लाइक अगर लीज है, क्या नाम है, 5 इयर्स की लीज थी, 3 इयर्स लैप्स हो चुके हैं ऑलरेडी, 2 इयर्स की लीज बची है और वो लीज वाला पर्सन कोर्ट पे आ गया। अब बैंक क्या कह सकता है, बैंक कह सकता है कि अब ये जो 2 साल की जो लीज पेमेंट है ना, वो आप बैंक को करोगे। ठीक है, तो वो बैंक को करेगा और वो एसेट जो है वो फोरफीट नहीं होगा कि आप जो है लीज पेमेंट बैंक को करना। तो ऐसे करके कोर्ट जो भी है वो डीआरटी वो जो है ऑर्डर दे देगा, राइट। नाउ डीआरटी डिस्पोज इन 60 डेज ऑफ अपील। जिस दिन से आपने अपील करी थी तो विद इन 60 डेज जो है डीआरटी जो है अपील का ऑर्डर वगैरह सब कुछ डिस्पोज कर देगा, अपील मतलब सुना देगा। और विद इन 60 डेज तो करना होता है, बट मे एक्सटेंड टू 4 मंथ्स, और 4 मंथ्स की एक्सटेंशन मिल सकती है डिस्पोज करने। डीआरटी को टाइम लग गया, कुछ भी हुआ, तो जो रीजंस होंगे ना एक्सटेंशन की अपील में इतना टाइम डीआरटी को क्यों लग गया, वो राइटिंग में दिए जाएंगे। नाउ डीआरटी नॉट डिस्पोज अपील, देन एटी डिस्पोज द अपील इन 4 मंथ। और डीआरटी ना कोई भी रीजन होगा, डीआरटी डिस्पोज नहीं कर पा रहा अपील, तो डीआरटी एटी को ट्रांसफर कर देगा कि सर आप कर दो। ठीक है, डीआरटी और जो एटी जो है वो डिस्पोज करेंगे अपील एज पर जो है आरबीबी डीएफआई एक्ट 1993 को है। आरडीडी बीएफआई एक्ट क्या है, रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। तो रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993, इसके अकॉर्डिंग टू दिस जो है वो डिस्पोज करेंगे अपील को। सेक्शन 18, अभी हमने सेक्शन 17 पढ़ा था जिसमें पर्सन जो है डीआरटी के पास जाता है। सेक्शन 18 में फर्दर अपील, 80 बड़ा है डीआरटी से, तो अपील टू 80। नाउ कोई भी एग्राइव्ड पर्सन जो कि डीआरटी से एग्राइव्ड है, डीआरटी से ना एग्राइव्ड पर्सन को चाहे वो, और वो कोई भी हो सकता है, वो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, बोरोवर भी हो सकता है, ठीक है वो, और या फिर वो लीज वाला पर्सन भी हो सकता है, कि उसको लगता है कि नहीं डीआरटी ने ना ऑर्डर ठीक नहीं दिया है, ये तो मैं एग्राइव्ड पर्सन हो गया, तो एग्राइव्ड पर्सन जो है विद इन 30 डेज वो किसके पास जाएगा, एपलेट ट्रिब्यूनल के पास, एटी के पास जाएगा। और एटी उसके बाद तब सुनेगा अगर बोरोवर गया है तो डिपॉजिट 50% ऑफ द अमाउंट बिफोर फाइलिंग अपील। 50% जो है बोरोड जो अमाउंट है जो लोन का वो डिपॉजिट कर दे। एप्लीकेशन नॉट इंटरटेन बिफोर डिपॉजिट ऑफ अ मनी टू बाय एटी। तो अगर एटी पे अगर आपने वो पैसे नहीं दिए तो आपकी एप्लीकेशन वो देखेगा भी नहीं, कि फाड़ के फेंक देगा। claimed by secured creditor or DRT determine lower of 50%। अब secured creditor या DRT खुद भी, ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर या क्लेम ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर मींस बैंक ने क्लेम करा कि इस इंसान को मेरे 50 लाख रुपए देने हैं जो अनपेड पोर्शन है, और डीआरटी ने करा नहीं आप 50 लाख से ज्यादा बता रहे हो, इट्स 45 लाख, ठीक है, ये 40 लाख, ठीक है। तो अब जो है उनका लोअर ऑफ, तो डीआरटी ने बोल दिया कि 40 लाख जो ऑर्डर दिए, और सिक्योर्ड क्रेडिटर जो बैंक है उसने बोल दिया नहीं 50 लाख थे सर, इन दोनों का लोअर क्या होगा 40 लाख। 40 लाख का 50% मींस 20 लाख। तो ये जो है इसका डिटरमाइन होगा, तो 50% जो अमाउंट जो कैलकुलेट होगा ना, जो वो होना है, तो वो 20 लाख रुपीज होगा। और 80 रिड्यूस द अमाउंट फ्रॉम, अगर 80 के पास एप्लीकेशन दी और 80 मान गया कि हाँ रीजनेबल कॉस्ट से पर्सन नहीं दे पाएगा, तो 80 जो है अमाउंट वो 50% से 25% भी कर सकता है कि आप 10 लाख ही दे देना, बट आप दे दो फॉर अ रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन अ राइटिंग फॉर स्पेशल रीजन। और वो जो रीजन होंगे कि मैंने क्यों इससे 25% लिया, 50% क्यों नहीं लिया, वो रीजन जो है राइटिंग में रिकॉर्ड कर लेगा ना। अपील टू हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में सेक्शन 18B के अंदर हम हाई कोर्ट पे भी सीधा डायरेक्ट जाके अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो बोरोवर है जिसने लोन लिया है वो स्टेट ऑफ जम्मू और कश्मीर के अंदर है, एग्राइव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एग्राइव्ड है, में अपील टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट पे अपील करेगा, क्योंकि वहां पे ये सारी चीजें नहीं होती, डीआरटी नहीं होता, एटी नहीं होता, इतने बेंचेस नहीं बने हुए जम्मू एंड कश्मीर में। तो वहां के लिए ये है कि पहले पर्सन किस में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और उसके बाद वो जाएगा हाई कोर्ट में। तो सेम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद वो हाई कोर्ट में गया और डिपॉजिट करा 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट। नाउ
सेक्शन 18C में क्या रखा है, राइट टू लॉन्च अ कैविएट। कैविएट का मतलब क्या होता है, कैविएट का मतलब होता है डीआरटी ने ऑर्डर सुना दिया कि बोरोवर को इतने पैसे देने हैं बैंक ने, तो अब बैंक को ना डाउट है कि ये ना, जैसे बैंक ने डीआरटी ने बता दिया कि हाँ आपको 50 लाख रुपीस देने हैं, बैंक भी 50 लाख ही कह रहा था, तो दोनों का बराबर हो गया, कोई वो नहीं, तो उसको ना डिया मतलब बैंक को ना ये डाउट है कि ये जो पर्सन है ना वो फर्दर अपील में भी जा सकता है, एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। तो बैंक क्या करेगा, कैविएट जो है ना एक डॉक्यूमेंट है, वो एटी के पास सबमिट करा देगा, और जो भी अथॉरिटी होगी जो भी फर्दर उसके पास सबमिट करा देगा। और उसके उनके उसमें कैविएट के लगने के बाद ये होता है कि अगर जो है एग्राइव्ड पर्सन जो बोरोवर है वो कोर्ट में आता है, तो जो भी वो कोर्ट में देता है नोटिस वगैरह, ठीक है, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स देगा वो सारे के सारे बैंक को पता लगेंगे, ठीक है, बैंक और मतलब बताया जाएगा कि कैविएट लगा रखा है, सारे डॉक्यूमेंट्स पता लग रहे हैं, प्लस बैंक की एब्सेंस में अगर बैंक का कोई पर्सन नहीं आया है किसी डेट पर, तो उसके एब्सेंस में ऑर्डर पास नहीं होगा अगर कैविएट लगा रखा है तो, ठीक है। तो ये कैविएट फाइल्ड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर और एनी पर्सन, जो भी एग्राइव्ड पर्सन होगा, मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर, राइट, सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब बैंक जो है कैविएट फाइल कर देगा, या एनी पर्सन मींस एआरसी, notice on the caveator by adjudicating authority, adjudicating authority जो है notice देगा। After caveat has been lodged, caveat जब lodged हो गया, रिकॉर्ड हो गया, an application और appeal is filled before a tribunal, जो है अगर ट्रिब्यूनल 80 या हाई कोर्ट के जो है सामने एप्लीकेशन या अपील फाइल होती है, shall serve a notice of application or appeal filled by the applicant and the appellate of the caveator। तो ठीक है, तो दोनों के पास जो है वो नोटिस सर्व होगा। कैविएट शेल रिमेन वैलिड टिल 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट वाज लॉन्च्ड, ठीक है, तो विद इन 90 डेज। अब ये 90 डेज का कॉन्सेप्ट क्यों है, 90 डेज का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस दिन से डीआरटी ऑर्डर पास करेगा उसके विद इन 30 डेज में वो एटी के पास चला जाएगा, तो ऑब्वियसली आफ्टर 30 डेज गया तो एटी सुनेगा ही नहीं उसकी बात, ठीक है। तो ये जो 90 डेज का जो है वो इसलिए कि 90 डेज तक ये वैलिड है, उसके बाद कैविएट का कोई वैल्यू नहीं है। सेक्शन 19 क्या है, हाइट ऑफ बोरोवर टू रिसीव कंपनसेशन एंड कॉस्ट इन सर्टेन केसेस, ठीक है, तो राइट क्या है बोरोवर का, टू रिसीव कंपनसेशन एंड कॉस्ट इन सर्टेन केसेस where secured creditor poses secured asset against the provision of this act। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर अगर सिक्योर्ड एसेट जो है पोस्ट कर रखे अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द बोरोवर as right to receive compensation for loss determined by DRT और AT। तो अगर जो है बोरोवर को राइट ऑफ बोरोवर है, ठीक है, टू रिसीव कंपनसेशन, अगर बोरोवर को कोई नुकसान हुआ है क्योंकि क्रेडिटर ने उसको सिक्योर्ड एसेट ले लिया, बाद में डीआरटी में जाकर प्रूफ हुआ कि एक्चुअली ये नॉट एज पर एक्ट था, तो बोरोवर को कंपनसेशन जो है लॉस मिलेगा और डीआरटी और एटी जैसा डिटरमाइन करेंगे। नाउ सेक्शन 31 ये हमारी स्टडी मैट में नहीं है, ठीक है, ऑल्दो इस पे लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रखा है। प्रोविजन फॉर दिस एक्ट नॉट अप्लाई टू, ये जो है इस एक्ट में जो कुछ कुछ प्रोविजन है जो नहीं लगते हैं, लीन ऑन गुड्स या मनी, इसको जस्ट रीड करना है और कुछ नहीं, लीन ऑन एनी गुड्स या मनी और सिक्योरिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो लीन ऑन गुड्स जो है किसी भी गुड्स पे जो भी राइट टू लीन था, पोजेस कर लेते थे ना, अपने पास रख लेते थे गुड्स, क्या आपने पैसे नहीं दिए, ठीक है, हम सामान नहीं दे रहे, ठीक है, या कुछ भी है, मनी और सिक्योरिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। राइट टू लीन जो है हमने ऑडिटर्स में भी है, कंपनीज एक्ट के अंदर ऑडिटर का राइट टू लीन कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है क्लाइंट की रख ले अगर उसको जो है प्रॉपर फीस नहीं दी, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और सोगा एक्ट में राइट टू लीन ऑफ गुड्स मनी और सिक्योरिटी। प्लेज्ड ऑन मूवेबल विद इन सेक्शन 172 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्लेज्ड जो है वो मूवेबल पे जो भी प्लेज जो है क्रिएट अगर करा गया कोई चार्ज वगैरह तो वो। क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इन एनी एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के अंदर कोई भी सिक्योरिटी अगर क्रिएट हुई है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन एनी वेसल, वेसल में अगर कोई क्रिएट हुई मतलब शिप में, ठीक है। राइट ऑफ अनपेड सेलर, जिस सेलर को पैसे नहीं मिले, राइट उसका क्या राइट है। नाउ सिक्योरिटी इंटरेस्ट टू रीपे एनी फाइनेंशियल एसेट नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख, तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, फाइनेंशियल एसेट का जो
रीपे करना है, मतलब जो रीपे करना है किसी भी एसेट के अगेंस्ट वो नॉट एक्सीडिंग 1 लाख है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन क्रिएशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड जो है ये ही क्वेश्चन था जो आया था एग्रीकल्चर लैंड पे, कि एग्रीकल्चर लैंड के जो है वो अगेंस्ट पैसे नहीं दिए, डिफॉल्ट कर दिया, तो क्या वो जो है वो क्या नाम है पोजेस कर लेंगे, एआरसी जो है वो ले लेगा, एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर कर लेगा, तो नहीं कर सकता, एआरसी के पास जा ही नहीं सकता इस एक्ट के अंदर, ठीक है ना। तो ये सब नॉन नॉन एप्लीकेबिलिटी है। एनी केस इन विच अमाउंट ड्यू इज लेस देन 20% ऑफ अ प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। जहाँ पे जो अमाउंट ड्यू है वो है 20% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट से कम, और जो इंटरेस्ट है दोनों चीजें मिला के, ठीक है। तो अभी इतना ही, और नेक्स्ट जो अब जो भी आएगा वो एफसीआरए के ऊपर जो है अब नेक्स्ट होगा। बाकी अगर आपको कोई और जो है एक्ट है जो अभी जल्दी चाहिए अलाइड पे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी हो गई हैं, आईबीसी में कराऊंगी नहीं बिकॉज इट्स टू लेंदी, और बाकी जो है अब 2-3 एक्ट ही रह गए हैं, तो वो भी अब फटाफट हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।